हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पी बाई क्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज के अपने सेशन में अपन लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट तो दिसंबर 2021 का एंड जो जून 2022 में आपका पेपर फर्स्ट हुआ था, जो कि सबके लिए कॉमन होता है। इसका कंप्लीट सॉल्व देखेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे एंड पहले से बने हुए तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जिसमें कि शुरुआत होती है डीआई से। तो पहले डीआई सॉल्व करेंगे और उसके बाद में अन्य क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहले तालिका पढ़नी पड़ती है आप लोगों को। उससे पहले ये क्या है, इसको पढ़िए, तभी आप लोग क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पाएंगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2019 और 2020 में दो लगातार वर्षों में किसी कंपनी के द्वारा जो लैपटॉप बनाए गए, यानी कि निर्मित लैपटॉप के विभिन्न मॉडल ए एंड एफ है, इनके उत्पादन का वितरण का परसेंट दिया गया है। 2019 और 2020 में निर्मित लैपटॉप की अगर टोटल संख्या कितनी है, 2019 की तो 35 लाख है और 2020 की 44 लाख है। ठीक है, तो अब इसमें आंकड़े दिए गए हैं, उनको देखना है और इसी हिसाब से अपन लोगों को इसके आंसर निकालने हैं। चलिए, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, ये लैपटॉप का है, परसेंटेज में दिया गया है। 2019 में कितने बने थे, 35 लाख बने थे और 2020 में 44 लाख बने थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2020 में, कितने में, 2020 में, यानी कि 44 लाख की बात कर रहा है। ए लैपटॉप के उत्पादन का परसेंटेज वही होता है जो कि 2019 में था। ठीक है, 2019 में था। तो वर्ष 2020 में जो निर्मित लैपटॉप ए है, इनकी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब इसमें 2019 के रूप में पूछा गया है, तो 19 को ले लेंगे अपन, यानी कि 19 में कितना रहा था, 30% रहा था। पूछा गया है 2020 के रूप में, 20 में टोटल लैपटॉप कितने बने थे, 44 लाख बचे थे। तो यानी कि 44 का 30% निकालना है अपन लोगों को, और वही आंसर कितना हो जाएगा अपना, 2020 का आ जाएगा। तो यहाँ पे बट्टे के कर देंगे 100। जब आप इसको टोटल करेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे और यहाँ पे 4×3=12 और 4×3=12 एक 13 बटे के 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। 13.2 लाख इसका सही से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 44 क्यों लिया गया है, क्योंकि इसमें 2020 में पूछा गया है कि 2020 में ए लैपटॉप उतने ही होते हैं जितने कि 2019 में थे। ठीक है, इसलिए अपन लोगों ने क्या लिया है, 44 लिया है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जो यदि कंपनी ने प्रति वर्ष निर्मित 90% जो मॉडल है डी लैपटॉप को बेच दिया, तो कितने परसेंट जो मॉडल है डी लैपटॉप नहीं बिके। तो यानी 90% बिक गए, 10% बचे इन लोगों के पास में। 90% है तो 90% यहाँ पे अपन लोग को निकालने हैं। टोटल कितने थे, 2019 का पूछा है ना, ये दोनों का निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 35 लाख के 90% निकालने हैं अपन लोगों को। तो यानी 90% तो बिक गए, बचे कितने, 10% बचे। बचे यहाँ पे तो 35 इंटू के 10 बटे के 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन इनका आएगा 3.5 लाख हो जाएगा। अब ऐसे ही अपन लोगों को 44 लाख का निकालना है। 44 लाख का अगर निकालेंगे यहाँ पे, तो वही 44 इंटू के 10/100 हो जाएगा। तो इनका कितना आएगा, 4.4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। 4.4 में से आप लोगों को माइनस करने हैं 3.5, यहाँ पे माइनस करने हैं। एक मिनट, इसको इरेज कर लो। हाँ, तो यहाँ पे 4.4 हो जाएगा और 3.5 है, इन दोनों का पूछा गया तो प्लस होगा ये। तो यहाँ पे जो टोटल आ जाएगा 3.5 का, यहाँ पे 10% और निकालना पड़ेगा, तभी टोटल 10% का आएगा। तो 3.5 इंटू के 10/100 हो जाएगा, तो 0.35 हो जाएगा टोटल। अपन लोग डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही अपन लोग 4.4 का निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 0.44 आएगा, इनको ऐड कर लेंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा।
3 और 4 7 हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 69,000 लैपटॉप की यहाँ पे संख्या हो जाएगी कि जो कि टोटल बचे हुए हैं। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वर्ष 2019 में तथा वर्ष 2020 में निर्मित जो लैपटॉप है, बी लैपटॉप की संख्या का अंतर पूछा गया है। 2019 में लैपटॉप कितने बने हैं, इनका निकाल लो। 35 लाख का 15% निकालेंगे, बटे यहाँ पे अनुपात लगाएंगे, और उसके बाद में बी का ही निकालना है 2020 में, तो यानी कि इनका 20% निकालेंगे। 44 इंटू के 20/100 हो जाएगा। 100 से 100 को काट देंगे, तो आपका जो यहाँ पे अनुपात आ जाएगा वो माइनस कर देंगे इसका। ठीक है, यहाँ पे इनका जो अनुपात आएगा टोटल, अच्छा सॉरी, अंतर पूछा गया है तो ये को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस इसका आ जाएगा यहाँ पे आंसर। टोटल इनको अगर सॉल्व करेंगे तो 15 15 35, टोटल इसका जो सॉल्व आएगा वो 3.55 लाख आएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सॉल्व करने में बहुत टाइम चला जाता है, और इतना टाइम अभी आप लोग के पास में है नहीं है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्ष 2019 में निर्मित जो मॉडल एफ है लैपटॉप की संख्या तथा वर्ष 2020 में निर्मित सी लैपटॉप की संख्या है। एफ में कितने बने हैं उनको देखिए। एफ में जो लैपटॉप बने हुए हैं वर्ष 2019 में 10%। ठीक है, आगे इनका है मॉडल सी में बने हुए हैं 15%। अनुपात इनका निकालना है, तो वही 35 इंटू 10/100 हो जाएंगे। अनुपात निकालना है इनका, और ये 44 इंटू 15 थे, तो 15 हो जाएंगे, यहाँ पे 100 हो जाएंगे। ठीक है, इसको इससे काट देंगे, और आप लोग इनका इंटू कर देंगे, तो इंटू करने पर 3.5 अनुपात में हो जाएगा 6.6 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो यानी कि 35:66 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। वर्ष 2019 में जो निर्मित लैपटॉप है, ए, बी और ई वाले लैपटॉप की टोटल संख्या क्या है, तो वही फिर से आप इनका परसेंटेज निकाल लेंगे। ए में कितने बने थे 2019 के में, ए में बने हुए यहाँ पे 30 बता रहा है, तो 35 इंटू 30/100 प्लस फिर से 35 इंटू बी में जो संख्या बनी हुई है यानी 15% बने हैं, 15/100 प्लस फिर से यहाँ पे 15% बने हैं, तो 35 इंटू 15/100 हो जाएगा। इनकी आप इनको कैलकुलेट कर लेंगे और संख्या निकाल लेंगे। ऑप्शन जो होगा आपका सी सही हो जाएगा। 21 लाख लैपटॉप बने हुए हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला कह रहा है निष्कर्ष होता है संतुष्टि भावात्मक अधिगम केंद्रीय जो क्रियाकलाप होता है, अधिगम का अवितरत जो उपागम होता है, विद्यार्थी विशेषता यानी कि पूर्व ज्ञान होते हैं, विद्यार्थी की विशेषता होती है। जिस भी अपन वो क्लास में जाता है वो कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर के जाता है और आगे वाली क्लास में वो चला जाता है। टीचिंग जो कॉन्टेक्स्ट होता है यानी कि अध्यापन संदर्भ होता है, वो मूल्यांकन का होता है यहाँ पे। ठीक है, इनको आप समझ चुके हैं। ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए फिर से। जो अधिगम निष्कर्ष होता है संतुष्टि भावात्मक एवं अंतर्भाविता पर निर्भर करता है। अधिगम केंद्रन जो क्रियाकलाप होता है वो अधिगम का अवितरत उपागम होता है। विद्यार्थी की विशेषता यानी कि पूर्व ज्ञान पर निर्भर करती है। अध्यापन संदर्भ जो कि मूल्यांकन पर निर्भर होता है। चलिए आगे बढ़िए।
नेक्स्ट कह रहा है कि जो ध्यान ढांचा यानी कि अटेंशन फ्रेम है, इनके माध्यम से उस दर का मूल्यांकन करना संभव होता है जिस पर जो संप्रेषित विषय वस्तु को जानता जनता के ध्यान में लाया जाता है। यानी कि जो ध्यान ढांचा यानी कि अटेंशन फ्रेम है, इसके माध्यम से उस दर का मूल्यांकन करना संभव हो जाता है जिस पर कि जो संप्रेषित विषय वस्तु है उसको जनता के ध्यान में लाया जाता है। ठीक है, ये सही कह रहा है। आगे कह रहा है कि जो आज का समाज है यानी कि आधुनिक समाज में यदि संसार में स्थित सभी ध्यान ढांचों यानी कि जो अटेंशन फ्रेम है उन पर ध्यान दिया जाए तो सभी ढांचे एक समान है, अपरिष्कृत हैं और गैर अन्योन्या क्रियात्मक होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी एक जैसे नहीं होते हैं, किसी न किसी में कोई ना कोई अंतर पाया जाता है। तो इसलिए आपका कथन ए सही हो जाएगा और जो आर है, जो कथन सेकंड है, वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो सी हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लीजिए इसकी। जो ध्यान ढांचा है इसके माध्यम से दर का मूल्यांकन करना संभव होता है जिस पर जो संप्रेषित विषय वस्तु है उसको जनता के ध्यान में लगाया जाता है। वहीं आधुनिक समाज में यदि संसार में स्थित जो सभी ध्यान ढांचे हैं उन पर ध्यान दिया जाए तो सभी असमान रूप से क्या है, अपरिष्कृत होंगे, न कि समान रूप से अन्योन्य क्रियात्मक होंगे। तो ये जो कथन क्या है, सी जो सेकंड है वो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे असमान होता तो वो सही हो जाता। आगे पढ़िए। रैम है, रैम और रोम के बारे में यहाँ पर दिया गया है। रैम क्या है, जो रोम है रियल ऑप्टिकल मेमोरी है। ये यहाँ पे बता रहा है कि ये रियल यानी कि इसकी फुल फॉर्म बता रहा है, तो ये इसकी गलत हो जाएगी। रीड ओनली मेमोरी इसका नाम होता है। रैम है जो कि रैम आपके वर्तमान में किए जा रहे कार्य वाली सूचनाओं को भंडारित कर रहा है, ये ठीक है इसका। रोम स्टोर यानी कि बायोस, जो रोम होती है बीआईओएस को भंडारित करता है, ये भी सही है। बीआईओएस को ये भंडार करता है, स्टोर करता है। रैम है जो कि प्रयोक्ताओं को पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, ये भी सही है। रैम क्या करता है, पढ़ने की और लिखने की, यानी कि ये वॉलेटाइल है, इसको अपन इरेज कर सकते हैं, पढ़ कर लिख सकते हैं इस पर के। और जो रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। और जो रैम है और रोम है दोनों कंप्यूटर के बंद होने पर अपना डाटा खो देती हैं। ऐसा नहीं है रोम अपना डाटा नहीं खोती है, रैम खो देती है। बी, सी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। पढ़ लीजिए इसको। जो रैम प्रयोक्ताओं को पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, वह मेमोरी जिसको हम केवल क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उस पर क्या है, लिख नहीं सकते, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की जो मेमोरी होती है उसको नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। इंफॉर्मेशन क्रिएशन के दौरान ऐसी मेमोरी में स्थायी रूप से ये संग्रहित होती है। रोम जो है बीआईओएस को भंडारित करता है, केवल रैम कंप्यूटर के बंद होने पर अपना डाटा खो देता है, जबकि रोम क्या होता है, कंप्यूटर के बंद होने पर भी अपना डाटा संरक्षित रखता है। रैम की भी फुल फॉर्म देख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरीज की फुल फॉर्म होती है। एक कैसी है, वॉलेटाइल है, यानी कि इसको अपन लोग बदल सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे पढ़िए। यहाँ पे जिम्मरमैन है, इनके द्वारा प्रतिपादित आत्म विनियमित अधिगम को चक्रीय चरण प्रक्रिया के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे पहला कह रहा है कि टास्क एनालिसिस होता है, यानी कि कृत्यक विश्लेषण होता है। सही है, इनको अपन लोग को नियम से लगाना है, पहले में तो यही होगा। दूसरे में ये कह रहा है कि यहाँ पे स्व अभिप्रेरणा में विश्वास आएगा, ठीक है, तभी अपन लोग कोई काम करेंगे, पहले इसका विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, फिर उसके बाद में अपन लोग खुद में विश्वास करेंगे कि हाँ हम इसको कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। तीसरे पर ये इसमें कह रहा है कि सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म प्रेक्षण होना चाहिए, ये तीसरे पर आ जाएगा। चौथे पर आत्म नियंत्रण होना चाहिए, ये भी ठीक है। पांचवे पर आत्म निर्णय होना चाहिए, ये भी ठीक है। और यहाँ पे आत्म प्रतिक्रिया यानी कि सेल्फ रिएक्शन होना चाहिए, ये छठवें पर हो जाएगा। सभी लाइन से दिए गए हैं, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ आपके सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन जो होगा वो ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जिम्मरमैन है प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिपादित आत्म विनियमित अधिगम है, उसके चक्रीय चरण प्रक्रियाओं को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं।
यहाँ पे है ये प्रदर्शन है, आत्मनियंत्रण है, आत्मप्रेक्षण है। फिर उसके बाद में पूर्व विवेक है, आत्मनिर्णय है, अंत प्रतिक्रिया है। पूर्व विवेक हो जाएगा, कत्यक हो जाएगा, विश्लेषण, स्व अभिप्रेरण हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। ये सब किसने दिया हुआ है? जिम्मरमैन के द्वारा दिया गया है। आगे पढ़िए। भौगोलिक क्षेत्रों को आधार बनाते हुए निम्नलिखित कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न प्रकार के उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि आरोही में छोटे से बड़े में जाना है अपन लोगों को। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे लेन आएगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और उसके बाद में बैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे सी ए बी हो जाएगा, ऑप्शन जो सही होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पद दिए गए हैं, उनका वर्णन दिया गया है, पढ़ लीजिए इनको। हब, हब क्या होता है? ये एक नेटवर्क डिवाइस होती है। ठीक है, इसका यानी ये का थर्ड हो जाएगा। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक को अपन लोग इनपुट डिवाइस में रखते हैं। नोटपैड, नोटपैड हो जाएगा एक टेक्स्ट एडिटर हो जाएगा। और जो एंड्रॉयड है यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रचुरता की दृष्टि से बायोगैस के जो विभिन्न घटक है उनका सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा और उसके बाद में सबसे कम में जाना है प्रचुरता की दृष्टि से। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? अमोनिया में, हाइड्रोजन के सल्फाइड है, मीथेन है या फिर कार्बन डाई ऑक्साइड है। सबसे पहले यहाँ पे मीथेन आ जाएगी। ठीक है, मीथेन के बाद में आप लोगों की यहाँ पे कार्बन डाई ऑक्साइड होगी और उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन के सल्फाइड होंगे और उसके बाद में अमोनिया आ जाएगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। इनका परसेंटेज देख लीजिए। CH4 यानी कि जो मीथेन है इसका 50 से 80% होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे 30 से 50% होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का यहाँ पे 0.70 होता है और अमोनिया का यहाँ पे अल्प यानी कि बहुत ही कम होता है। जो सॉरी N2S हाइड्रोजन के सल्फाइड होते हैं ये, इनका 0.70% होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है? मीथेन होती है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, वह आरेखन जो प्रत्ययों के बीच में संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है कहलाता है, यानी कि अ ड्राइंग द चार्ट द रिलेशनशिप अमंग आइडिया इज नोन एज, किसके रूप में तैयार किया जाता है? वो अपसारी विचारण यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, संप्रत्यय मानचित्र या फिर कॉन्सेप्ट मैप है, प्रसंगात्मक स्मृति या फिर सम्मिलित अभिज्ञान। ये क्या है? आरेखन जो कि प्रत्ययों के बीच संबंधों की रूपरेखा को तैयार करता है। तो यानी कि ये क्या होता है? कॉन्सेप्ट मैप होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, देख लीजिए क्या होता है ये। अवधारणा नक्शा एवं वैचारिक जो आलेख होता है, अवधारणाओं के बीच में सुझाव दिया संबंधों की एक चित्र द्वारा दर्शाता है। यह डिजाइनर, इंजीनियर, तकनीकी लेखक और दूसरों को संगठित करने और संरचना ज्ञान का उपयोग करने वाले एक ग्राफिकल उपकरण होते हैं। प्रसंगात्मक स्मृति, इसमें क्या होता है? एपिसोडिक में यह रोजमर्रा की घटना होती है, उनकी स्मृति है जिसे कि स्पष्ट रूप से कहा या फिर जोड़ा जा सकता है। यह पिछले व्यक्तिगत अनुभवों का एक संग्रह होता है जो कि विशेष समय एवं स्थानों पर हुआ होता है। अपसारी विचारण क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब कोई बालक होता है इसको चिंतन के अनेक विकल्प होते हैं और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अपसारी चिंतन कहा जाता है। सम्मिलित अभिज्ञान, ये क्या होता है? ये एक सन्निहित अनुभूति है। यह सिद्धांत है जो कि अनुभूति की कई विशेषताएं, चाहे वह मानव हो या फिर अन्यथा एक जीव हो, उसके पूरे शरीर पर पहलुओं से आकर के ये लेती है, आकार लेती है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। लाक्षणिक जो परिवेश है इसमें दृश्य तथा अन्य अन्योन्य विषय वस्तु को साझा पर्यावलोकन हेतु साधन की पहचान करनी है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? पर्यावलोकन के लिए दृश्य एवं अन्य अन्योन्य विषय वस्तु को। तो यहाँ पे वर्चुअल व्हाइट बोर्ड हो जाएगा, यानी कि आभासी जो श्वेत पट्ट होता है, जो अपना बोर्ड होता है, यानी कि जिसको अपन टच कर सकते हैं। ठीक है, ए हो जाएगा। इसके बाद में स्लाइड दिखाना, ये भी हो जाएगा, स्लाइड में भी हो जाएगा। पोलिंग यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है मतदान, ये भी हो जाएगा। प्रश्नोत्तरी है, ये भी हो जाएगा।
अवतार यहाँ पे अभी अपन लोग नहीं दिखा सकते हैं, ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, तो इसको ई को हटा देंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए, जो अवतार है एक क्या है, कंप्यूटर जनित 3D दुनिया है। उसमें उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर निरूपण किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से चार्ट एवं जो मनोरंजन वेबसाइट है इनमें इसका प्रयोग किया जा रहा है। जो ताक्षणिक परिवेश दृश्य होता है या फिर जो अन्य अन्योन्य जो विषय वस्तु होते हैं उनके साझा पर्यावलोकन में आभासी श्वेत पृष्ठ को दिखा सकते हैं, जो स्लाइड है उनको दिखा सकते हैं, मतदान यानी कि पोलिंग कर सकते हैं, यानी कि जो दो दो साइड में बच्चों को बिठा देंगे और उन्हें अपन लाइक एक टीम इधर कर देंगे, एक टीम इधर कर देंगे, तो ये पोलिंग टाइप में हो जाएगा। वो वाला पोलिंग नहीं जो चुनाव में होता है। ठीक है, प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं और उनको एक अंताक्षरी के रूप में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद में और उनके विषय दिए गए हैं, कौन कौन सा जो अनुच्छेद है किसकी बात ये कर रहा है। 45 जो अनुच्छेद है ये किसकी बात करता है, राज्य और महिलाओं को उनकी जो शिक्षा है उसके लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार। केंद्र सरकार के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभाग का दायित्व। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार या फिर यहाँ पे शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने संबंधी हेतु अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो जो 45 है वो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, इसके बाद में जो 30 है, 30 क्या करता है, शैक्षिक संस्थान स्थापित करना और जो संचालित करने संबंधी अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की ये बात करता है। 15 अनुच्छेद भाग 3 इसका ये बात करता है, राज्य को महिलाओं और उनकी शिक्षा के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार प्रदान करता है। 239 में केंद्र सरकार के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों का शिक्षा विभाग का दायित्व होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो बी है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं, पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 45 जो कि बात करता है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की। ठीक है, अनुच्छेद जो 30 है ये बात करता है शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और जो संचालित करने संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की ये बात करता है। आगे जो अनुच्छेद 15(3) दिया गया है ये बात करता है राज्य की जो महिलाएं हैं और उनकी शिक्षा के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 239 केंद्र सरकार के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभाग का ये दायित्व होता है। ये अनुच्छेद 239 बात करता है। आगे बढ़िए, भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण किसके कारण होता है, आर्सेनिक के ऑक्साइड के कारण, आर्सेनिक के सल्फेट के कारण या फिर आर्सेनिक के अम्ल के कारण, आर्सेनिक के नाइट्रेट के कारण। तो जो भूजल है इसमें प्रदूषण होता है आर्सेनिक के अम्ल के कारण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्सेनिक युक्त जो दूषित पानी होता है आमतौर पर आर्सेनिक अम्ल और या फिर आर्सेनिक अम्ल या फिर उनके व्युत्पन्न से होता है। गंगा डेल्टा क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए नहरें नलकूपों का उपयोग के कारण यह उच्च कोटि की समस्या है, जिससे कि गंभीर समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहाली है, ये हो जाएगा। अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, यानी कि अहमदाबाद हो जाएगा। विजयवाड़ा है और जो नागपुर है। ठीक है, यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हो जाएगा अहमदाबाद में है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, ये आपका मोहाली में है। आगे दिख रहा होगा आप लोगों को, विजयवाड़ा में हो जाएगा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हो जाएगा, ये विजयवाड़ा का हो जाएगा। और विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये नागपुर में हो जाएगी। ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो डी होगा। ठीक है, डी है यहाँ पे। व्याख्या देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ये किया गया है कहाँ पे, अहमदाबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये मोहाली में है। विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ये विजयवाड़ा में है। ठीक है, याद रखेंगे इनको, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़िए,
जो वायुमंडल स्थिरता है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वायुमंडल में जो प्रदूषक हैं उनके ऊर्ध्वाधर दिशा दिशा में विसरण की योग्यता निर्धारित होती है। दूसरा कह रहा है ये कि जो भारत में ग्रीष्म ऋतु में वायुमंडल सामान्यतः स्थिर रहता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्थिर नहीं रहता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो सही होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिए। जो वायु प्रदूषक हैं उनके परिवहन और फैलाव पर वायुमंडल स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें जो ऊर्ध्वाधर गति होती है इसको कम करने या फिर तेज करने का वैकल्पिक मौजूदा रूप से अवरोधों को दबाव या फिर बढ़ाने के लिए वायुमंडलीय प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में वायुमंडल अस्थिर होता है, क्योंकि इस समय पर जो वायुमंडल है उसमें ऊष्मा अधिक होती है। तो जो कथन सेकंड है वो गलत हो जाएगा, पहला है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस शोध में क्रिया विधि में उंगलियों के निशान जैसे अवशेषों का विश्वसनीय माना जाता है। तो उंगलियों के निशान यहाँ पे किसको माने जाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जब अपन हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक रिसर्च करेंगे तो वहां पे अपन लोग यही देखते हैं कि इनके फिंगरप्रिंट्स क्या हैं, या फिर कोई चीज अपन लोगों को साक्ष्य के रूप में मिल जाती है तो वो क्या हो जाएगा, ये ऐतिहासिक में पहुंच जाएगा। ठीक है, प्रयोगात्मक में ये नहीं माना जाता है। ऐतिहासिक शोध क्रियाविधि में उंगलियों के निशान जैसे के अवशेषों को विश्वसनीय माना जाता है। प्राचीन मिट्टी की गोलियां, मुहर, मिट्टी के बर्तन पर उंगलियों के निशान पाए जाते हैं। लगभग 200 ईसा पूर्व में बेबीलोन में लिखित जो अनुबंध हैं उन पर हस्ताक्षर करने के लिए उंगलियों के निशान का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया है? ये किसकी अध्यक्षता पर किया गया था जो यूजीसी खोला गया है? ये राधा कृष्णन आयोग की पर। राधा कृष्णन आयोग कब आया था, इसको इम्पोर्टेंट है ये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण, रख रखाव के लिए 1956 में संसद में एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक सांविधिक संगठन भी बन गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। इंटरनेट जो आधारित संचार होता है इसमें क्या क्या होता है बताइए? वियुक्ति होती है यानी कि इसमें आइसोलेटेड होता है, ये तो नहीं होगा। आत्मनिर्भर होता है, ये भी नहीं है ऐसा यहाँ पे। इंटरेक्टिव होता है, अन्योन्य क्रियात्मक होता है। ऑटोमेटिक होता है यानी कि स्वचालित होता है। वाइड रेंजिंग यानी कि व्यापक होता है, काफी बड़े एरिया में होता है। तो यहाँ पे सी, डी और ई तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। सहमति प्रपत्र के निर्माण के समय में अध्ययन का उद्देश्य अध्ययन के उद्देश्य के स्पष्टीकरण के किस कारण प्रतिभागियों का चयन किया गया है सुव्यक्त होना चाहिए। फिर से पढ़ लीजिए इसको एक बार। सहमति प्रपत्र, इसमें क्या होता है, इसके निर्माण के समय अध्ययन का जो उद्देश्य होता है उसका एक स्पष्टीकरण होना चाहिए कि किस कारण प्रतिभागियों का चयन किया गया है, ये सुव्यक्त होना चाहिए। ठीक है, ये ए सही कह रहा है। इसके बाद में कह रहा है कि जो परंतु प्रतिभागी होते हैं उनके किसी भी संभावित जोखिम के वर्णन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल, अगर उनको कोई जोखिम होता है तो इसकी आवश्यकता वहां पे होती है। तो ये सेकंड यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतिभागी है, शिक्षार्थी है, इनको कहीं से भी कोई दुख, कष्ट ये सब नहीं मिलना चाहिए। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा, पहला है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो सही होगा वो सी हो जाएगा। आगे पढ़िए। यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि मूलधन है, मूलधन पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है 16.16 है, इसकी दर से 2 वर्ष में 2 वर्ष तक लगता है तो मिश्र धन 196 हो जाता है। मूलधन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग इसको इजी बनाने के लिए 16 सही 2/3 यानी कि 50/3 इसको इजी बना लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 100 होगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5/30 यानी कि 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, हाँ 1/6 हो जाएगा। 6 रुपए है, इस पर कितना ब्याज लग रहा है
1 रुपया इस पर ब्याज लग रहा है। ठीक है, टोटल कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं, तो 6 रुपया 2 वर्ष में हो रहा है, तो इसको लिख लेंगे 6 7, फिर से यहाँ पे लिख लेंगे 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो रहा है? इनका अगर अपन इंटू करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, 7 और 7 49 हो जाएगा। ये क्या है? अपना मूलधन है, और ये ब्याज लगने के बाद वाली रेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मूलधन हो जाएगा 36, और यहाँ पे 49 है ये। ठीक है, 49 हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा, जिसमें कि क्या लगी हुई है? ब्याज लगी हुई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इंटू करेंगे दोनों में 4 का, तो यहाँ पे 4 का इंटू करने पर क्या आ जाएगा? 196 आएगा। ठीक है, 196 आ जाएगा, और यहाँ पे इंटू करेंगे 4 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, यानी कि 144 अपना मूलधन हो जाएगा। और उसके बाद में 196 टोटल यहाँ पे मिश्रधन दिया ही गया है। तो आप लोग पूछा गया है मूलधन, मूलधन कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि 144 यहाँ पे मूलधन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। राइटिंग वैसे इतनी सुंदर नहीं आई है कि स्क्रीनशॉट लेना ही चाहेंगे। आगे बढ़िए। सतत विकास सूचकांक 2020 में रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित देशों का सही क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पे सही क्रम लगा लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा यूएसए है, यूएसए के बाद में आप चीन को लगा करके चलेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा पहले के बाद में सी, ए बी के बाद में यहाँ पे ए लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी के बाद में 2 में ए आ रहा है। उसके बाद में ब्राजील, रूस, भारत है, तो इसके बाद में ब्राजील आ जाएगा। ठीक है, ब्राजील है, यानी तीसरे नंबर पर ब्राजील हो जाएगा। रूस चौथे नंबर पर हो जाएगा, और भारत अपना 5वें पर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रभावी संप्रेषण में जो अवरोध होते हैं उनको सही अनुक्रम में लगाना है। अवरोध इसमें कौन कौन से होते हैं? शारीरिक है, जो प्रात्यक्षिक है, संवेगात्मक है, सांस्कृतिक है एवं अर्थगत है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अपन लोगों को संप्रेषण देखने को मिलेगा वो शारीरिक मिलता है। उसके बाद में प्रात्यक्षिक हो जाएगा, और उसके बाद में इमोशनल जो अवरोध होते हैं अपने अंदर के वो हो जाएंगे। उसके बाद में सांस्कृतिक आएंगे, और उसके बाद में सिमेंटिक यानी कि अर्थगत आएंगे। सभी लाइन से लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, एक धनराशि है 53। इसको ऐसे डिवाइड किया गया है कि ए को ए बी सी में इस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है कि ए को बी से 7 अधिक मिला है, बी को सी से 7 अधिक मिला है, तो उनको मिलने वाली राशि यहाँ पे पूछी गई है। तो आप इनको इजीली लिख लेंगे। कोई राशि है ए बी सी में बांटी गई है। ठीक है, ए में, बी में और सी में। बी को मिला है कितना? x रुपया। ठीक है, और जो सी है, सी को मिला है, ए को बी से 7 गुना मिला है, यानी कि x+7 मिला है ए को, और सी को मिला है बी से 8 गुना मिला है, यानी कि सी को मिला है यहाँ पे x+8 मिला हुआ है। ठीक है, अब आप इनको सीधे इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। 3x इजिकल टू 8 और 7 कितने हो जाएंगे? 8 में से 7 यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इधर आ जाएंगे ये x, यहाँ पे b को 7 अधिक मिला, यहाँ पे x-8 होगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस हो जाएगा तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना है? यहाँ पे ये 53 मिला हुआ है, तो 3x इजिकल टू, एक और 53 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। x का मान जो आ जाएगा वो 54, यानी कि 18 आ जाएगा। तो सबके मान रख दीजिए यहाँ पे। पूछा किसका गया है? जो b को राशि मिलेगी वो 18 मिलेगी, a को राशि मिलेगी 18+7 है, यानी कि a को राशि मिल जाएगी 25, और 18 में से माइनस कर देंगे 8, वो मिल जाएगी सी को 10 रुपए मिल जाएंगे। राशि किसकी पूछी गई है? अच्छा, सबका अनुपात पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10:18:25, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ शैली यानी कि रेफरेंसिंग व्यवसाय इतिहास और कला के क्षेत्र में शोध के लिए प्रयुक्त होती है? एपीए शैली है, एमएलए शैली है, शिकागो शैली है, या फिर आई ट्रिपल ई शैली है? तो ये इसमें पूछी गई है इतिहास में, व्यवसाय में और कला तीनों क्षेत्र में ये शोध के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो वो हो जाएगी आप लोगों की एमएलए शैली हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको श्रृंखला दी गई है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्यू करके सॉल्व करना है। एक का क्यू 2 हो जाएगा, फिर 2 का क्यू करना है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। इसी तरीके से इनको आप निकाल लेंगे, काफी लंबा टाइम इसमें लगेगा, तो आप लोग निकाल लेना टाइम हो, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग को छोड़ने में ज्यादा फायदा होते हैं। तुक्का लग जाए तो ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आप लोग मैथ में, हम भी निपुण नहीं है, आप भी नहीं हो, इस तरीके से आप निकाल करके देख लेंगे। रीजनिंग है, काफी लंबा सवाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी होगा। ये क्वेश्चन आपका कम से कम 5 से 10 मिनट लेने ही वाला है, तो इसको अगर टाइम बचे तो सॉल्व किया कीजिए, नहीं तो छोड़ना है। कथन एक है, ये कह रहा है कि जो अन्वय व्यतिरेक है उसमें हेतु पद साध्य पद से धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों रूप से संबंध होता है। दूसरा कह रहा है कि जो अन्वय व्यतिरेक है इसमें व्याप्ति का ज्ञान प्रस्तुतान्वय होता है तथा अप्रस्तुतान्वय दोनों की संयुक्त विधि से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो छंद है आपातकालीन परिस्थिति जैसे कि अनाधिकृत साधन का उपयोग करते हुए एक संगठन के अंतर्गत किसी व्यक्ति से पासवर्ड या फिर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? सामाजिक अभियांत्रिकी को, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग को, ट्रोजन हॉर्स को, पासवर्ड क्रैक को, या फिर स्टेपिंग स्टोन अटैक को? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक संगठन के अंतर्गत किसी व्यक्ति से पासवर्ड या फिर अन्य गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का जो कार्य होता है ये जाना जाता है सोशल इंजीनियरिंग को। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। छद्म आपातकालीन जो परिस्थिति होती है उसमें अनाधिकृत साधन है, इसका उपयोग करते हुए एक संगठन है, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति है, उसका जो पासवर्ड है या फिर कोई गोपनीय जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए होती है तो वो सामाजिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत आता है। सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग मानव यानी कि क्रियाओं के माध्यम से की जाने वाली दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसको देख लीजिए। छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे 40 विद्यार्थियों का एक जो छदम परीक्षा है, 60% छात्र तथा 80% छात्राएं हैं। विच्छेदक अंक यानी कट ऑफ पार कर ली, उत्तीर्ण हुए। यदि विच्छेदक अंक पार कर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है, 65% है। तो इस परीक्षा फल में कितनी छात्राओं ने भाग लिया है, छात्राओं का यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, एक रेशियो बना लेंगे। यहाँ पे छात्र छात्र है यहाँ पे 60 हो जाएंगे और 80 लिख लेंगे छात्राओं को। ठीक है, अब इनका अंतर यहाँ पे देख लीजिए, टोटल कितना है, यहाँ पे 65% पास हुए हैं तो इनमें 65 लिख लीजिए। यहाँ पे इनका इसमें अंतर कितना हो जाएगा, इसको इरेज कर, 1 मिनट, चलिए। इसमें अंतर कितना हो जाएगा, इसमें 15 का अंतर है और इसमें देखा जाए अंतर तो कितने का हो जाएगा, 5 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 यहाँ पे यानी कितना हो जाएगा, बराबर इतना है 300 हो जाएगा। यहाँ पे 15 400 है ना टोटल, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 15 बराबर 300 हो जाएगा, 5 बराबर यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल जो छात्राएं हैं इनकी संख्या बता पूछी गई है तो बता देंगे। पास जो हुए हैं यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 400 में से 80 जो यहाँ पे 180 छात्र हो जाएंगे और 100 में से 400 यानी कि 80 यहाँ पे छात्राएं हो जाएंगी, यानी कि 100 छात्राएं यहाँ पे पास हुई हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। गुलाब जो है सुगंधित होते हैं, ये एक तर्क वाक्य का मानक रूप है। अब इसमें ये कह रहा है कि कुछ गुलाब सुगंधित होते हैं, कुछ सुगंधित वस्तुएं गुलाब नहीं होती है। कोई भी सुगंधित वस्तु जो कि गुलाब नहीं होती है, सभी गुलाब जो होते हैं वो सुगंधित वस्तुएं होती हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि गुलाब क्या है, सभी गुलाबों की ये बात कर रहा है कि वो सुगंधित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नीचे तो कथन दिए गए हैं। पहला इसमें ये कह रहा है कथन कि जो बाह्य निहित अभिप्रेत विद्यार्थी पुरस्कार तथा प्रशंसा से संचालित होते हैं। आगे कह रहा है कि जो अंतर्भूत है, यानी कि जो बाहर वाले जो विद्यार्थी होते हैं, बहिर्निहित अभिप्रेत विद्यार्थी होते हैं, वो पुरस्कार मिलता है उन लोगों को और उनको प्रशंसा होती है। सही बात कह रहा है ये। आगे कह रहा है कि जो अंतर्भूत अभिप्रेरित विद्यार्थी होते हैं, ऐसे किसी विषय में संलग्न रहते हैं जो उन्हें वैयक्तिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, यानी कि वो अपने अंदर से क्या चाहते हैं उसी को वो करना चाहते हैं, तो उनकी वो खुद की संतुष्टि उसमें पाते हैं। ए और जो बी है दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ये आप लोगों को दिया गया है, ए को गलत के रूप में माना जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ए को गलत मानेंगे तो आई अनिर्धारित होता है। ठीक है, ई को गलत के रूप में माना जाता है, अगर ई गलत होता है यहाँ पे तो आई सही होता है। ठीक है, यदि आई को गलत के रूप में माना जाता है, आई अगर गलत माना जाता है यहाँ पे, तो जो ई क्या होता है वो सही हो जाता है। अगर ओ को गलत माना जाता है तो ई भी गलत हो जाता है। ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष कक्षा संप्रेषण के फलस्वरूप होगा, क्या होगा यहाँ पे, अध्यापन का संस्थाकरण है, उल्लेखनीय विद्यार्थी उपलब्धि होगी, या फिर विद्यार्थी के केंद्र क्षेत्रों में परिवर्तन होगा, या फिर सहमति का निर्माण होगा। यानी कि जो विशेष कक्षा है इसमें संप्रेषण के फलस्वरूप, यानी कि जब क्लासरूम में अगर अपन लोग कम्युनिकेशन करवाएंगे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसमें निकलेगा जो उल्लेखनीय विद्यार्थी है उसको अचीवमेंट होगी, उपलब्धि होती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छात्रों के साथ एक सकारात्मक शक्तिशाली संबंध में अच्छा संचार, विश्वास, सलाह और जो प्रभावी कक्षा प्रबंधन है, ये सभी शामिल होते हैं। कक्षा में एक सकारात्मक सीखने का माहौल बनाने के लिए सभी कारक जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष कक्षा संप्रेषण के फलस्वरूप उल्लेखनीय विद्यार्थी यहाँ पे उपलब्धि होती है। आगे बढ़िए। शोध के कार्य दिए गए हैं, कार्य विधि दी गई है, उनके उपागम दिए गए हैं, तो पढ़िए इनको। जो स्रोत आलोचना है, प्रत्यक्षवाद है, निर्वचनवाद है एवं पश्च प्रत्यक्षवाद है। तो यहाँ पे आलोचना किसकी होती है, सूचना के उद्गम की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, प्रेक्षण किए जा रहे प्रेक्षण का एक भाग होता है। ये क्या होता है, प्रेक्षण किए जा रहे प्रेक्षण का एक भाग है जो कि, और यहाँ पे सूचना के उद्भव की गुणवत्ता के मूल्यांकन करना। मानवीय हित यहाँ अप्रासंगिक होता है, तो अप्रासंगिक यानी कि ये बात कर रहा है आलोचना सूचना के उद्गम की गुणवत्ता के मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। प्रत्यक्षवाद पॉजिटिव जो बात करता है यहाँ पे मानव के हित की अप्रासंगिक भूमिका होती है यहाँ पे। निर्वचनवाद यानी कि इंटरप्रेटिज्म होता है, ये बात करता है प्रेक्षक किए जा रहे प्रेक्षण का एक भाग होता है। और जो पश्च प्रत्यक्षवाद होता है ये वास्तविकता को निश्चितता पूर्वक नहीं माना जा सकता। डी का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन जो सही होगा वो सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसको एक बार। जो स्रोत आलोचना होता है, सूचना का जो उद्गम होता है उसकी गुणवत्ता की मूल्यांकन प्रक्रिया होती है। प्रत्यक्षवाद मानवीय हित यहाँ पे अप्रासंगिक होता है। निर्वचनवाद यहाँ पे प्रेक्षक किए जा रहे प्रेक्षण होता है, उसका एक ये भाग होता है। पश्च प्रत्यक्षवाद वास्तविकता को निश्चितता पूर्वक नहीं माना जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए।
यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार है जो कि 500 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, बस से 25 किलोमीटर घंटे से अधिक चाल से चलती है। बस कार की अपेक्षा 10 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है, कथन कारण वाला है ये। आगे कह रहा है कि जो बस की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस की चाल अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा निकालेंगे तो भी क्या है, वो 500 किलोमीटर की यात्रा है, यानी कि इनमें 10 का अंतर नहीं आएगा, 10 घंटे से समय नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कथन दो है, इसकी भी चाल, यानी कि चाहे तो बस की निकाल लो या फिर आप कार की निकाल लो, तो ये 45 किलोमीटर घंटा कह रहा है कि यहाँ पे ये भी 10 घंटे से अधिक नहीं आएगा, दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पे आप लोग इसको निकाल करके देख लेंगे। दूर यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, समय बराबर दूरी बट्टे वेग हो जाएगा, 500 है, एक्स चाल हो जाएगी, एक्स माइनस 25 है। इस तरीके से आप इसका सॉल्व निकाल लेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे असत्य हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं वेबसाइट के संदर्भ में। ट्विटर जो है प्रयोक्ताओं को 140 अक्षरों की सीमा तक वाले छोटे लेख यानी कि पोस्ट को भेजने की अनुमति दे देता है। ठीक है, ट्विटर की बात कर रहा है। आगे कह रहा है कि जो डिफॉल्ट रूप से प्रासंगिक लेख यानी कि पोस्ट को ऊपर दिखाते हुए ब्लॉग्स होम पेज पर पोस्ट को क्रमानुसार दिखाते हैं, यानी कि ब्लॉग्स को कैसे दिखाते हैं, कालानुक्रमानुसार, यानी कि समय के अनुसार दिखाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, उसमें कोई समय के अनुसार वाला नहीं दिखाया जाता है। ए और जो दो है दोनों ही गलत हो जाएंगे, ए और बी। ट्विटर के बारे में देख लीजिए, जो ट्विटर है उनमें जो शब्द की सीमा होती है 140 से लेकर के 280 तक होती है। दुगनी होने से ट्विटर की जो लंबाई है उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ब्लॉग पोस्ट रिवर्स कालानुक्रम क्रम में होते हैं। डिफॉल्ट रूप में प्रारंभिक लेख यानी कि जो पोस्ट है उसको ऊपर दिखाते हुए ब्लॉग्स होम पेज पर पोस्ट को कालाक्रम ना दिखा करके नए पोस्ट को सबसे पहले दिखाते हैं, कोई भी समय के यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है, नया पोस्ट जो भी आ जाता है उसको ये दिखा देता है। आगे कह रहा है कि जो पर्यावरण है उसके लिए शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं की विशेषता, समस्याओं की जो गवेषणा है और उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पे आगे कह रहा है कि जो बच्चे हैं बच्चों को पर्यावरणीय समस्या, समानता और कई अन्य विषयों की शिक्षा, इनमें संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल और अभिवृत्तियों के विकास के बिना दी जाती है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन एक और दो दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। वर्ष 2018 में ओरिजिनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन एस्टेब्लिशमेंट है ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में संशोधन में से किसके लिए सदस्यता के दायरे का विस्तार करने के लिए किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के सभी जो सदस्य राज्य हैं उनके लिए, सार्क देशों के लिए, मध्य पूर्व देशों के लिए या फिर उप सहारा अफ्रीका देशों के लिए। तो ये जो ओरिजिनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र के सभी जो सदस्य राज्य हैं उनके लिए। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित तर्क में से कौन सा अकारिक तर्क दोष हो जाएगा? सभी एथलीट यहाँ पे खिलाड़ी है, कोई अभिनेता एथलीट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रमुख पद की अवैध प्रक्रिया का यहाँ पे तर्क दोष है। ठीक है, यहाँ पे एथलीट की बात कर रहा है और यहाँ पे बात कर रहा है ये अभिनेता एथलीट की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रमुख पद है इसकी अवैध प्रक्रिया का यहाँ पे तर्क दोष है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नीति आयोग क्या है ये पूछा गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर एक ऑटोनोमस बॉडी है या फिर एक एडवाइजरी बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव है? तो जो नीति आयोग है ये एक सिर्फ भारत सरकार के लिए सलाहकारी निकाय है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए इसके गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को ये इसका गठन किया गया था। भारतीय संविधान में इसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन एक ऐसी संस्था होगी जो कि सरकार को नीति निर्माण यानी कि थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करती है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ने जो लोग हैं उनके विकास के लिए, नीति बनाने के लिए विकेंद्रीकरण यानी कि सहकारी संघात को शामिल किया हुआ है। इसके आधार पर केंद्र के जो साथ में राज्य की योजनाओं को बनाने में अपनी राय कर रख सकेंगे। इसके अंतर्गत योजना निचले स्तर पर इकाइयों, गांव, जिले, राज्य, केंद्र
इनके साथ में आपसी बातचीत के बाद में तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य जमीनी हकीकत के आधार पर योजना बनाना है। स्पष्ट है कि जो नीति आयोग है भारत सरकार का एक सलाहकार निकाय है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि जो औपचारिक विधि है इसके रूप में संप्रेषण का बोध आमूलिक विचार नहीं है। औपचारिक विधि के रूप में कह रहा है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, विचार तो होता है। दूसरा कह रहा है कि संप्रेषण के प्रसाधन का प्राधान्य दृष्टिकोण अब विधिमान्य नहीं है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, आर है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा और आर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमाणात्मक शोध विधियों को प्रदर्शित करता है? प्रत्यक्ष साक्षात्कार है, सर्वेक्षण शोध है, केंद्र समूह है, सहसंबंध शोध है, या फिर वर्णनात्मक शोध हो जाएगा। तो कौन है जो कि परिमाणात्मक शोध विधियों को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्रत्यक्ष तो नहीं होगा, परिमाण के लिए यहाँ पे शोध विधियां हैं, यानी कि पहले सर्वेक्षण शोध होगा और उसके बाद में यहाँ पे केंद्र समूह नहीं होगा, सहसंबंध शोध हो जाएगा और वर्णात्मक शोध हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सही होगा वो बी हो जाएगा, बी है, डी है एंड ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़िए। न्यायिक है, इन्होंने निम्नलिखित में से किन प्रमाणों को वैध स्वीकार किया है? देखिए, जो अनुमान होते हैं अनुमानों को इन्होंने वैध नहीं माना है, बाकी का प्रत्यक्ष को माना हुआ है इन्होंने, प्रिजम्पशन को यानी कि जो उपधारणा होती है इनको माना हुआ है, वर्बल जो टेस्टिमनी है शाब्दिक साक्ष्य है इनको भी माना हुआ है, और साथ में ये जो अनुमान को इन्होंने एक मिनट, हाँ, इनके 6 वैध प्रमाण है ना इनके न्यायिक के, तो इसमें हो जाएगा प्रत्यक्ष को नहीं, इन्होंने यहाँ पे जो माना हुआ है प्रत्यक्ष को माना हुआ है, अनुमान को माना हुआ है, उपधारणा को माना हुआ है, उपधारणा को यानी प्रिजम्पशन को इन्होंने नहीं माना है, शाब्दिक साक्ष्य को माना हुआ है, और जो तुलना है तुलना को भी इन्होंने माना हुआ है। ठीक है, 6 है इनके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी होगा, ए बी डी ई हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, धारणा संवेगी जानकारी का जो संगठन है, पहचान और व्याख्या है जो कि प्रस्तुत जानकारी या फिर पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करने समझने के लिए नैयायिकों ने जो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शाब्दिक साक्ष्य है, तुलना जैसे प्रमाणों को वैध स्वीकार किया हुआ है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो चुका है आप लोगों के टोटल 45 क्वेश्चन। आगे 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से हैं, तो वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेशन कैसा लगा जरूर बताएंगे, अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।